हवा निकाल देगा, आपके गाड़ी के शीशे तोड़ेगा, तो सर उसको गुंडा नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे आप बताओ? आप क्या कहोगे उसको? गुंडा ही कहा जाएगा ना ऐसे लोगों को। जो हिंसा करेगा वो तो गुंडागर्दी कौन करता है? गुंडागर्दी तो गुंडा ही करते हैं। क्या गलत कह रहे हैं? क्या गलत कह रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हाँ, लेकिन लोकतंत्र में अपना मत, अपनी अभिव्यक्ति की भी आजादी है। और सर, जिस प्रकार से किस काम की सर? ऐसी अभिव्यक्ति किस काम की? आप बताइए ना मुझे। अभिव्यक्ति के आड़ में, अरे आजादी के व्यक्ति के आड़ में क्या गुंडागर्दी की जाएगी सर? आप बताइए ना मुझे। आप हिंसात्मक हो जाएंगे, आप गुंडागर्दी करेंगे, आप गाड़ियों के शीशे तोड़ेंगे, अरे आप गाड़ियों के टायर की हवा निकालेंगे। सुनो ना पहले, आप बताइए ना मुझे। आप टीवी की स्क्रीन को तोड़ेंगे, आप नेताओं को बंधक बनाएंगे। बताइए आप मुझे क्या करेंगे आप? अरे अगर आप बताइए ना। अभिव्यक्ति की आजादी ऐसी, मतलब आप ये चाहते हैं? आप ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी चाहते हैं? पूरी होने दो भाई। हाँ, सुन रहे हैं ना सर आपकी मेरी बात पूरी होने दो। सवाल तो करूंगा ना सर, इतना मौका दीजिए मुझे। ये हक है, मेरा अधिकार है, ये आपका अधिकार है जवाब देने का। सर सवाल तो मुझे करने दीजिए, इतना मौका दीजिए ना मुझे। अब बोलिए आप, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। बोलिए सर। अब मेरी बात सुनो पहले इत्मीनान से, जो मैं कहना चाह रहा हूँ जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है जी, ठीक है। लेकिन हिंसा किस कारण से हुई या किसी भी प्रकार से क्यों ऐसी परिस्थिति, सर आप इतने मासूम है नहीं। सुखबीर जी, सुखबीर जी आप इतने मासूम नहीं जितने आप मासूम बन रहे हैं सर। मेरा सवाल सुनिए सर। क्या करूं, पहले बात सुखबीर जी, आपको भी पता है कि क्या परिस्थितियां हैं। सुखबीर जी, जब तक जो परेशानी है, सुखबीर जी आप एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं सर। मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप। फिर आते रहो। सुखबीर जी आप एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। नहीं जाएंगे, पहले मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। क्या आपको नहीं पता है कि ये विरोध क्यों हुआ? सर सुखबीर जी, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। सुखबीर जी मैं कैसे बोलने दूं? आप पहले मेरा सवाल तो सुनेंगे सर। सुखबीर जी आप पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद मैं पूरी बात सुन लूंगा। चलिए आप सवाल दोहरा दीजिए अगर आपको ये लगता है कि मुझे सवाल नहीं मालूम। ठीक है सर, मेरा सवाल सुन लीजिए आप। सिर्फ मैं 30 सेकंड लूंगा सर। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि आप जितना मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं सर, उतने मासूम आप हैं नहीं। आपको पता है कि विरोध क्यों हुआ, क्योंकि ये विरोध पहली बार तो हुआ नहीं है, विरोध इससे पहले भी हुआ है। आपने उस विरोध का भी समर्थन किया था, हो सकता है आप इस विरोध का भी समर्थन करें। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी भी नेता का इस तरीके से विरोध करना जायज है? कल को अगर आपके नेताओं का इसी तरीके से विरोध होगा, आप उसको जायज ठहराएंगे क्या सर? आप बता दीजिए मुझे, आप मुझे बता दीजिए सर, मैं मान लूंगा बात। आपको विरोध के कारकों पे तो जाना पड़ेगा। और सर विरोध के कारण तो साफ है ना सर, विरोध के कारण तो पता है। विरोध के कारण आप नहीं जानते क्या? 11 महीने से इसे देश का अन्नदाता दिल्ली के चार तरफ बैठा है। अरे सर देश के अन्नदाता हैं, हम कब कह रहे हैं? और जिस प्रकार आपका पेट यही लोग भरते हैं, कह रही थी, लेकिन अन्नदाता हिंसक थोड़ी होता है। एमएसपी कहाँ गई? अन्नदाता हिंसक थोड़ी फैलाता है सर। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में डीएपी जो बुआई के लिए हाहाकार मचा हुआ है, इस बात का क्या मतलब है? उचित कारकों पे क्यों नहीं जाते हैं? इसका जवाब दे कौन है? नेताओं का घेराव नहीं करेंगे तो किसका घेराव करेंगे? बताएं आप मुझे। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, प्रदर्शन करना, घेराव करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। किसी आदमी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हम उस बात की निंदा करते हैं, लेकिन जिस प्रकार की सरकार असंवेदनशीलता दिखा रही है, उसको भी तो सरकार देखे ना। सरकार क्या कर रही है? क्या करे आपके साथ सरकार? झूठ बोल रही है। आपके साथ सरकार क्या करे बताइए चला रही है। सुखबीर जी आप मुझे बताइए। 22 जनवरी को सुखबीर जी आप सुनिए, उसके बाद आज कितने महीने हो गए? लीजिए आप अपने हिसाब से, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बात को बोलकर निकल जाएं तो वो मैं होने नहीं दूंगा। नहीं निकलने, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, जिम्मेदार कौन है? ठीक है, मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं सर, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? फोन कॉल दूर है, वो फोन कॉल की सुखबीर जी आपके हिसाब से क्या होना? सर सवाल तो सुन लीजिए, आपके हिसाब से क्या होना? अगर आप सत्ता में होते आप क्या करते? ये चाहिए जब से 11 महीने से ज्यादा समय हो गया। आप अगर सत्ता में होते, जब सुप्रीम कोर्ट ने आप क्या करते? और जो खाद की जो किल्लत है उसको तुरंत प्रभाव से दूर करो, एमएसपी का कानून बनाओ। अच्छा, जो चीजें हैं उनको उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए ना। ये थोड़ी है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, पूंजीपतियों के हक में कानून बना दिए और अन्नदाता को ये शोषण कर रहे हैं। आपको पता है, देखिए आप तो देखिए आपको तो पता होगा सर, मुझे नहीं जानते। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 11 फसलों को एमएसपी मिलती है सर। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज्यादा फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है। 11 फसलों को यहाँ पर एमएसपी पर खरीदा जाता है सर।
बात ही पता है क्या खरीदा जाता है। मुझे ये भी पता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या है, और मुझे ये भी पता है कि कांग्रेस भी उसमें विफल रही, और भारतीय जनता पार्टी के आज के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री मनोनीत हुए थे तो अनेक मंचों पे बहुत जोर देके ये कहा था कि पहले कदम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। कहाँ है वो अनुपालना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट? सुखबीर जी सुनते लीजिए, आप भी सत्ता में रहे सर, आप भी तो सत्ता में रहे। हरियाणा ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर आप सत्ता में नहीं थे, आपने क्यों नहीं कर दिया? आप कर देते। नहीं, देखिए केंद्र का विषय केंद्र को करना है, मुझे आप केंद्र में सरकार नहीं है। हाँ, ये कांग्रेस ने पहले आयोग बिठाया, कांग्रेस ने वो रिपोर्ट की अनुपालना नहीं करी, और उसके बाद जिस प्रकार से मनोनीत हुए नरेंद्र मोदी जी, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, उन्होंने करना चाहिए था, किया उसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो उनसे पूछे सवाल, आपको पता है अनेक मंचों से कहने के बावजूद इलाहाबाद में क्या हुआ सर, पता है आपको? सुखबीर जी इलाहाबाद में क्या हुआ पता है? आप जानते हैं ना, आपको तो पता होगा। मुझे सब पता है। जीत का मार्जिन देखा आपने? इलाहाबाद में जीत का मार्जिन देखा आपने? का दुरुपयोग हुआ सर, जीत का मार्जिन देखा आपने? बताइए, आप मुझे बताइए, जीत का मार्जिन देखा आपने? आपने जीत का मार्जिन देखा? आपके नेता का जीत का मार्जिन क्या रहा? अभय सिंह चौटाला कितने वोटों से जीते इलाहाबाद उपचुनाव? देखा आपने? आपने उपचुनाव किस मुद्दे पर लड़ा? अभय सिंह चौटाला ने किस मुद्दे पर इस्तीफा दिया विधानसभा से? आप बता दीजिए ना सर मुझे। जीत का मार्जिन आपने देखा? आपको लगता है कि ये किसान आप ये भूल जाते हैं? हाँ, अभय सिंह चौटाला को पिछली बार जो जितना वोट मिला था 57,000 कुछ, अब उससे 9,000 ज्यादा मिला है। ये मत भूलिए। चलिए, नहीं तो इस पे तो हम बहस कर चुके हैं सर, इस पे हम बहस कर चुके हैं, इस मुद्दे में हम जाना नहीं चाहते। बस मैं सिर्फ चाहता था कि हाँ, मैं चाहता से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये लगभग चैनल से मैं ये बात नहीं बताई कि पिछली बार जो 2019 का आम चुनाव था उसमें, चलिए उस बात को छोड़ देते हैं सर, इलाहाबाद में मिली थी, उस बात को छोड़ देते हैं। मुझे आप ये बात ठीक है, उस बात को छोड़ देते हैं सर, वो हार जीत हो गई, ठीक है सर। अभय सिंह चौटाला वहां से देखिए अंततः अभय सिंह चौटाला एक बार फिर से वहां से विधायक होंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है। उस मुद्दे में जाना नहीं चाहते आप। मुझे सिर्फ ये बताइए, आपने कहा सुखबीर सिंह जी मेरी बात सुनिए आप, देखिए मेरी बात सुनिए आप, मुझे आप ये बताइए, आपने ये कहा कि विरोध का कुछ ना कुछ तो कारण होगा, आपने ये कहा। मुझे आपसे ये जानना है कि क्या आपको नहीं पता विरोध का कारण क्या है? क्या आपको नहीं पता है कि विरोध का जो कारण इससे पहले रहा है वो क्या रहा? आप बता दीजिए, ईमानदारी से बताइए आप। और क्या, मेरे सवाल तो सुनिए सर, तीसरा सवाल मेरा आपसे ही है, तीसरा सवाल आपसे मेरा ही है। सुखबीर जी सुनते लीजिए, सुखबीर जी आप सुनते ही नहीं। सुखबीर जी मेरी बात तो सुनिए, और तीसरा सवाल आपसे ये है सर, तीसरा सवाल आपसे सुखबीर जी मेरा ये है, मेरी बात तो सुनिए आप, सवाल तो सुनिए सर, मैं पूरा मौका देता हूं आपको, लेकिन सवाल अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर क्या कोई फायदा नहीं है ना। तीसरा सवाल आपसे मेरा ये है सर कि क्या कल को अगर कुछ लोग आपके नेताओं का भी विरोध करने लगे, आपके नेता कल को कोई कार्यक्रम कहीं पे करते हैं, ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, काले झंडे उनको दिखाते हैं, विरोध करते हैं, आप उसको उचित ठहराएंगे क्या? किसी भी नेता को कार्यक्रम नहीं करने देना, किसी भी नेता को कार्यक्रम नहीं करने देना, उसको काले झंडे दिखाना, ये सही है क्या? ये सही है क्या? आप बता दीजिए मुझे, आप मुझे बता दीजिए सही है क्या ये? मैं आपकी बात मानूंगा, आप बताइए सही है क्या ये? अभिव्यक्ति की आजादी इस देश के कानून ने दे रखी है। अगर हम गलत करते हैं, कोई भी गलत करता है तो उसका विरोध होगा, और विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी नेता के कार्यक्रम का विरोध करना, वो भी हिंसात्मक तरीके से, उचित है क्या? देखिए, उचित है क्या? सही है क्या ये? प्रथम व्यक्ति आप याद करें, मैंने सर्वप्रथम ये कहा लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, वो आप भूल जाते हो। सर्वप्रथम मेरा वक्तव्य ये था कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। क्या रह गया इसके बाद सवाल बताएं आप? देखिए, हमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से व्यवस्था चल रही है, जिस प्रकार से अन्नदाता का शोषण हो रहा है, जिस प्रकार से पूंजीपतियों को पोषित करने के लिए कानून बनाए गए हैं, इसके अलावा जिस प्रकार से अन्नदाता की मांग है, आज एमएसपी की गारंटी दे, आज जो किसान को जरूरी इक्विपमेंट है उनमें 28% जीएसटी आप ले रहे हैं, आप कर क्या हैं? आप क्या आपने डीजल बचा क्या ऐसा? सुखबीर जी क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर आप अपनी राजनीति चला रहे हैं? कैसे करेगा सुखबीर जी, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर आपको नहीं लगता है कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? आप बताइए, आपके नेता ने जिस मुद्दे को लेकर विधानसभा से इस्तीफा दिया, वो मसला हल भी नहीं हुआ, और उसके बाद फिर से आप चुनाव लड़ लिए, आप जीत भी गए।
आप विधायक फिर से बन गए, मसले का हल अभी भी नहीं हुआ है, मसला दस्तखत है। क्या समझे सर इसको? सुखबीर जी क्या समझे इसको? सुखबीर जी इसको क्या समझा जाए बताइए आप मुझे, आप मुझे बताइए इसको क्या समझा जाए? अगर इसको राजनीति ना कहें तो क्या कहें? आप अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसको हम क्या ना समझे बताइए। क्या आप अपनी राजनीति को चलाने के लिए, आप अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे नहीं देख सकते क्या? ये इस भारतवर्ष की जनता या किसी भी हल्के की जनता तय करेगी, आप और मैं नहीं जी। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र सर्वोपरि है। तो फिर मुझे बता दीजिए ना आप सर, जो होगी वो होगा। मैं तो आपसे जब से पूछ रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए ना सर। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि किसानों के, सर इन किसानों के लिए तो आपने इस्तीफा दिया था ना आपके नेता ने। उन्हें अभय सिंह जी को निर्वाचित कराया, यही धरातल की सच्चाई है। कोई माने ना माने इससे कोई फर्क नहीं। इस जीत हार है मानते हैं आप? इस जीत में भी हार है मानते हैं आप? अरे कैसे हार है? निसंदेह जीते 9000, पिछले 2019 के मुकाबले 9000 वोट ज्यादा मिले। कैसे हार है? ये आप विश्लेषण करते रहो, आप करते रहो परिभाषित सच्चाई को, आप दबाते रहो जिस प्रकार से सुखबीर जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, उम्मीद करेंगे आप हमारे साथ बने रहेंगे। बजरंग दास जी आपको आवाज आ रही है मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जनाब। बजरंग दास जी मुझे आप एक बात बताइए, मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ और सीधा सवाल है सर आपका मेरा। आपके जो बड़े नेता हैं भूपेश सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला और भी तमाम नाम मैं ले सकता हूँ, दीपेश सिंह हुड्डा, अगर कल को इनका विरोध किया जाए, इसी तरीके से अगर कहीं पर इनका कोई कार्यक्रम होता है, वहां पर ऐसे ही लोग पहुंच जाएं, जाकर गुंडागर्दी करने लगे, उनको कार्यक्रम ना करने दें, वहां पर तोड़फोड़ करें, आप इसको सही मानेंगे? आपको लगता है ये सही है? जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, आप इसे सही मानते हैं सर? बताइए मुझे, आपको अच्छा लगेगा? आप सिर्फ से पहले मुझे बताइए आपको अच्छा लगेगा, आप बताइए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। आपने सवाल किया, जवाब तो मैं दूंगा ना। जवाब की स्थिति ये है, कोई भी नेता किसी के बारे में गलत टिप्पणी करता है तो उसको खाता कौन है? आप ये देखो ना, पहले ये देखो, अगर हमारी पार्टी के नेता हम अगर कोई गलत किसी के बारे में बयान करेंगे तो लोग हमारे खिलाफ होंगे। जब हम गलत बात नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ लोग क्यों होंगे? जब ये बार बार आप देखते, पिछली बार पहले भी मुनीष ग्रोवर ने माफी मांगी किसानों से। हाँ। आपको सारी बात पता है, कैसे आंदोलन रहा, 3-4 दिन पूरा प्रदेश में आंदोलन रहा। कितने अनेकों ने ऐसे नेता बीजेपी में गिरा देता हूँ, सैकड़ों नेताओं ने गलत बयानबाजी करने के बाद माफी उन्होंने मांगनी पड़ी। ऐसा काम करते क्यों हो? आप अपना काम कीजिए, मंदिर जाने में कोई रोकता थोड़ी। आप गलत बयानबाजी करोगे, आपके कानून के हक के लिए बोलोगे, हक का तरीका है बोलो। कई कृषि कानून, ये अपने सिस्टम बताए 3 कृषि कानून कैसे किसान के हक में, ये तो बताने का काम है। सरकार आज तक ये नहीं बता पाई 3 कृषि कानून हम लेकर आए हैं जिससे किसान को ये फायदा होगा। एक लाइन 3 कृषि कानून में एक लाइन किसान, ये बीजेपी नेता बता दे भी किसान के हित में यह लाइन लिखी हुई है या आरती के हित में है। बजरंग दास जी ठीक है, बजरंग दास जी मेरी ठीक है, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ सर, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, ये महत्वपूर्ण सवाल सर पूछा हूं मैं आपसे। बजरंग दास जी मुझे आप जवाब दीजिए कि क्या आप नहीं मानते, आपको नहीं लगता है कि हरियाणा देश के अंदर एक ऐसा प्रदेश है जो एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसलें खरीदता है? आप मानेंगे इस बात को? ये भी आपके पास गलत रिपोर्ट है। ये गलत रिपोर्ट है, ये गलत रिपोर्ट है सर। यूपी और राजस्थान के किसान तक अपनी फसल बेचने में आते हैं सर। सर मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए सर, आप सर मेरी बात सुनिए आप, मैं यूपी का रहने वाला हूँ सर, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरे गांव के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पलवल में अपनी फसल बेचने आते हैं सर, मुझे अच्छे से पता है। आप ये नहीं, आप ये गलत बात कह रहे हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ इस बात को सर। आप ये मत कहिए, नहीं, जो सही है वो सही है सर, जो सच है वो सच है। सुन तो लो बाबूजी, क्या ये बात सच है? आप मुझे वही कमी है। बजरंग दास जी अपनी कहते हो अच्छा ये तो बता, ठीक है 11 नहीं होंगी, थोड़े कम होंगी, ठीक है मैं मान लेता हूँ आपकी बात। बजरंग दास जी आप कह रहे हैं 11 नहीं है, 11 की रिपोर्ट मेरे पास गलत है, चलो 11 नहीं है, कम होंगी, लेकिन ये तो बात सही है कि सबसे ज्यादा एमएसपी पर अगर फसलों की खरीद कोई सरकार करती है वो हरियाणा सरकार है। ये बात तो सही है, ये बात सही है। आप यूपी में रहने वाले हो, बाजरा क्या रेट बिक रहा है बाजरा हरियाणा में? बाजरा क्या रेट बिक रहा है आज? आप मुझे सर, मैं बात हरियाणा की कर रहा हूँ, आप यूपी पे आ गए। हरियाणा का चैन सर, हरियाणा की बात करते हैं ना, हम तो हरियाणा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अरे सर हरियाणा का चैनल है, उसी की बात कर रहे हैं सर। बाजरा बिक रहा है बाबूजी।
जी। जो फसल की मैं आप बात कर रहे हो, सरसों कपास की सरकार प्रत्येक नहीं, खुले बाजार के अंदर खुली मार्केट। चलो मैं आ रहा हूँ आपके पास के माध्यम से जो बजरंग जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बजरंग दास जी, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। बजरंग दास जी, मेरा वादा है मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। सुखबीर जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, सुखबीर तंवर, इन्हें लोग के प्रवक्ता हैं। सुखबीर जी, मैं 11 कह रहा हूं, आपत्ति है यहाँ पर बजरंग दास जी को, उनका कह रहा है कि नहीं 11 नहीं, आपके पास रिपोर्ट गलत है, लेकिन ये तो सच है। नहीं सुन तो लीजिए सर, आपने मेरा सवाल सुना नहीं, आप बोलने लगे सर, मेरे सवाल सुन लीजिए। चलो बताओ। लेकिन क्या ये सच है, ये सच नहीं है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो एमएसपी पर फसलों की सबसे ज्यादा खरीद करता है, ये बात सही है क्या? और दूसरा सवाल सर मेरा आपसे, दूसरा सवाल यह है कि क्या ये भी सच नहीं है कि कई प्रदेशों के किसान ऐसे हैं जो अपनी फसल को बेचने के लिए हरियाणा में आते हैं, क्या ये सही नहीं है? सुखबीर जी ईमानदारी से बताइएगा, सुखबीर जी ईमानदारी से बताइए, बिल्कुल ईमानदारी से। देखिए आप बड़े नेता हैं, आपको तो मुझसे ज्यादा जानकारी होगी। आपको धरातल की जानकारी नहीं है जी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आई है जी, तब से बाजरा पे और सरसों पे, मतलब इस बाजरा के इस सीजन के पहले की खरीद पे बता रहा हूँ, 20 मन पे कैप है, सरसों भी 20 मन और बाजरा 20 मन, जबकि मैं दक्षिण हरियाणा से आता हूँ और यहाँ पे 30 मन से ऊपर एक सामान्य पैदावार है बाजरा की भी और सरसों की भी। तो बचा हुआ बाजरा या सरसों किसान कहाँ लेके जाए, वो एमएसपी की पोल खुल जाती है। ये सही है कि गेहूं की खरीद यहाँ एमएसपी पे होती है। इसके अलावा जिस प्रकार से आज दक्षिण हरियाणा खासतौर पे जो बाजरा उत्पादक जिले हैं, उस किसान को किस प्रकार से दुखी और परेशान किया गया है। मिशन बजरंग दास जी गर्ग जो कह रहे हैं 1100 से 1200 में किसान का बाजरा लूटा गया है और 2250 जो केंद्र के द्वारा निर्धारित एमएसपी उस पे बाजरा नहीं खरीदा गया है। यही धरातल की सच्चाई है। शायद आपको धरातल की सच्चाई से गुरेज है। आप इस बात में क्या दिक्कत है? आप कहते क्यों नहीं कि हाँ बाजरा की खरीद सरकारी नहीं हुई 2250 में, उसमें क्या दिक्कत है? बार बार वही सवाल दोहरा रहे, क्या हो जाएगा इससे? भाई धरातल पे जो है वो तो मानोगे। आप बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा खरीद हो रही है। खरीद का मैंने बता दिया आपको, हरियाणा में मुख्य तौर पर जींस कितनी है। नहीं वो मैं पूछता हूँ सर, तो धान है या गेहूं। बीजेपी के प्रवक्ता सर सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी बात सुनिए, आप पहले मेरी बात आप सुनिए। बीजेपी के प्रवक्ता जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं मैं उनसे सवाल करता हूँ, ऐसा नहीं है, आप ये मत करिए पहली बात तो। नहीं आप देखिए, अगर मैं आपके आप सुनी नहीं रहे सर, धरातल की सारी बातों की जानकारी है, शायद आपको नहीं होगी, इसीलिए आप ऐसी। मैं तो पहले कह दिया सर, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि आपको मुझसे ज्यादा जानकारी होगी। मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो कम आपको कम आकलन आपको आंकलन नहीं है सर, मैं तो पहले कहा आपको सरकार आई है। हाँ लेकिन सच को तो स्वीकारिए। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है सुखबीर जी, सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप सच को स्वीकारते नहीं हैं। आप क्या है आपका नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत यही है सर। कैसे आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। नहीं मेरी बात तो सुनिए सर, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, वो नहीं होना चाहिए सर। जो सच है उसको स्वीकार करिए। बेफिजूल की बात कर रहे हैं, मैंने जो भी बात कही है वो तथ्यों पे आधारित बात कही है। एक भी तथ्य को आप नकार दे, मैं सुना याचना कर लूंगा आपसे। क्या गप गप क्या बात कर रहे हैं? ये सच नहीं है क्या सुखबीर जी इस्तेमाल कर रहे हैं? सुखबीर जी क्या ये सच नहीं है कि एंकर के तरीके से बात कर रहे हैं? ठीक है सुखबीर जी, क्या ये सच नहीं है? आप एंकर हैं, जो मैंने तथ्य रखे उनमें एक -0.1% निकाल दे दो। हाँ ठीक है, अब मेरे सवाल तो सुन लीजिए सर। ठीक है मैंने आपकी पूरी बात सुन लिया, मेरे सवाल सुन लीजिए। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच, सर सुन तो लीजिए, मेरा सवाल ही नहीं सुनते हैं आप। क्या ये सच नहीं है कि हरियाणा प्रदेश के किसानों की जो फसल खरीदी जाती है उसका सीधा पैसा किसानों के खाते में पहुंचता है? ये सही है खबर या गलत है? ये सही है गलत है? बिचौलियों को सरकार ने खत्म किया, ये बात सही है जी? बाजरा का पैसा आ गया? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसको तो बता दीजिए ना सर। मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बता ही नहीं रहे। सरकार ने खरीद रहे एमएसपी पे धान खरीदा ना सरकार ने अभी सरकार ने धान खरीदा था ना सर, तो बता दें आप। सर धान खरीदा था ना सरकार ने अभी, क्या उसकी पेमेंट किसानों के खाते में सीधा नहीं गई? मान लिया धान खरीदा था, बाजरा कौन खरीदेगा? अरे सर आप देखिए, पहले एक पे बात करते हैं ना सर, एक एक करके सब पे बात करेंगे ना सर, पहले एक पे बात कर लेते हैं, पहले धान पे बात कर लेते हैं सर। अभी तो धान की खरीद हुई है ना सर,
अभी धान की खरीद हुई है ना, लेकिन धान में भी नमी के नाम पे इस प्रकार की लूट मचाई जा रही है, सारे इस देश प्रदेश का किसान जानता है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने दिया ही नहीं। मैं कह रहा हूँ आपसे बता दिया ना, क्या ये बात सही नहीं है कि मैंने बता दिया बाजरा की खरीद नहीं हुई, धान की जरूर खरीद हुई है, लेकिन उसमें भी नमी के नाम पे जो धान रही है वो इस देश प्रदेश का किसान जानता है। क्या धान का जो पैसा है, किसान की जो फसल का पैसा है जो खरीद रही है सरकार, वो सीधे उनके अकाउंट में जा रहा है, ये बात सही है? बिचौलिए को सरकार ने खत्म कर दिया, सरकार दावा भी कर रही है, लेकिन आपको लगता है सरकार जो दावा कर रही है वो हकीकत में भी सही है? सुखबीर जी सही कह रहा हूं मैं? सुखबीर जी आप हैं हमारे साथ? चलिए, लगता है सुखबीर जी ने फोन अपना कट कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भाई विरोध किस बात का किया जा रहा है? ये तीनों कृषि कानून जो सरकार की ओर से लाए गए, केंद्र सरकार की ओर से, इन तीनों कृषि कानूनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे लगाया गया है। देश के अंदर ये कानून अभी भी लागू नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि मंडियों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, मंडियां बंद नहीं होंगी। सरकार ने कहा है कि हम एमएसपी पर फसलों को खरीदेंगे। सरकार फसलों के दाम लगातार बढ़ा भी रही है। केंद्र सरकार की ओर से भी हाल ही में आपको याद होगा कई फसलों के उस एमएसपी में इजाफा किया गया था। उसके बावजूद भी ये विरोध क्यों? ये बड़ा सवाल है। और हर खबर हरियाणा भी ये सवाल उन लोगों से पूछ रहा है कि आखिर भाई अगर आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध किस बात का कर रहे हैं? उस विरोध के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होना चाहिए। जो क्या इस तरीके से विरोध करना, विरोध करते करते हिंसा पर उतारू हो जाना, क्या इसे ठीक कहा जा सकता है? क्या इसे उचित कहा जा सकता है? क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा हो रहा है और इसी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बार बार कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है? क्यों बार बार कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लिया जा रहा है? क्यों उसको खराब किया जा रहा है? ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण प्रदेश है। यहाँ जो सामाजिक जो भाईचारा है वो बना रहना चाहिए, लेकिन उसको बार बार खराब करने की कोशिश की जा रही है। और प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो आपको हम बता रहे हैं वो यही है कि 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी ये जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं वो बंधक बनाए हुए हैं, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। जिसमें हम इससे पहले लगातार आपको बताते रहे, जिसमें रविंद्र राजू जो कि बीजेपी संगठन मंत्री हैं, कुल्लू से चुनाव लड़ चुके सतीश नांदल भी हैं, रोहतक नगर निगम मेयर मनमोहन गोयल भी हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय बंसल भी हैं, बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष उषा शर्मा हैं, पूर्व विधायक कलानौर से सरिता नारायण हैं, पूर्व महिला जिला अध्यक्ष आशा शर्मा हैं, पूर्व मोर्चा जिला अध्यक्ष नवीन ढुल हैं, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनीष दांगी हैं, पदम ढुल हैं, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष राजकुमार हैं। इसके साथ ही पूर्व पार्षद अनीता मिगलानी हैं, पार्षद प्रतिनिधि दीपक नागपाल हैं। बहुत सारे नेता हैं, कुल 28 नेता हैं जिनको अभी बंधक बनाया हुआ है, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। इनकी गाड़ी के टायर की हवा निकाली गई है। बताया जा रहा है कि वहां पर जो टीवी स्क्रीन्स लगी हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा कार्यक्रम था आज, हम सभी को पता है इस बारे में, उसका लाइव प्रसारण होना था, लेकिन उनको भी तोड़ा गया। हुकुम सिंह भाटी जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह भाटी जी, सवाल आपसे वही होगा सर, क्यों बार बार ऐसी स्थिति पैदा हो रही है? क्यों आपके नेताओं का इस तरीके से बार बार विरोध हो रहा है? और सर आप इसकी कोई काट क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? क्यों इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस जो ये घटनाक्रम है इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जो लोग इस तरह की जो ये घटनाएं कर रहे हैं वो केवल और केवल एक बुरी मानसिकता से, उनका जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक भावना से, द्वेष से प्रभावित है। जी देखिए, मोदी साहब ने आज एक इतना धार्मिक आयोजन ये किया था, उसका शिलान्यास किया है और उसका लाइव ये वो दिखाया जाना था। वहां पर कार्यकर्ता, हमारे बड़े नेता प्रदेश के, अभी आपने नाम लिया है रविंद्र राजू जी, हमारे संगठन प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं। हाँ। उसके अलावा हमारे नेतागण हैं, जिला अध्यक्ष हैं, किसान मोर्चे से। ये एक बहुत दुखद पहलू है और ये मानसिकता जो इस तरह का जो ये क्रियाकलाप, वो लोग जो उनको रोके हुए हैं, गाड़ियों के ढाबा निकाल दिए, ये घटिया मानसिकता है। दूसरी बात, सरकार देखिए कानून अपने हाथ में कोई लेता है तो उससे निपटना जानती है जी।
इस आंदोलन में क्या हो रहा है, कुछ लोग अभी इलाहाबाद इलेक्शन में इन किसान नेताओं की हवा निकल गई, कांग्रेस की हवा निकल गई, और ये केवल उस खींच से पीड़ित है ये लोग। इसलिए हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हुकुम सिंह भाटी जी, आलोचना जो आप निंदा कर रहे हैं ना, इस निंदा से काम नहीं चलेगा। लेकिन सर बड़ा सवाल ये भी है सर, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद थे, इनेलो पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे हैं कि आपके नेताओं के जो बयान है ना सर, उस बयानबाजी जो आपके नेता कर रहे हैं किसानों को लेकर, आंदोलन को लेकर, उसकी वजह से ऐसे हालात पैदा होते हैं, बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है। देखिए मैं ये कहता हूँ, हमारे नेता क्या कोई गलत बयानबाजी करते हैं? हमारे नेताओं ने, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, चैनल प्रवक्ता हूँ मैं, हम लोग जो कहते हैं, जो हमने टीवी चैनल पर बैठ के कहा, हमारे प्रदेश के नेतागण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, दूसरे नेताओं ने जो कहा, चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास, बाद में जाकर के मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। हुकुम सिंह भाटी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप ही के नेता हमारे साथ, विधायक हैं आपके, बीजेपी के एमएलए हैं, सत्यप्रकाश जरावता जी। सत्यप्रकाश जी, बार बार आपके नेताओं को विरोध करना पड़ रहा है। अब तो आपके एक पूर्व मंत्री को कैद कर दिया मंदिर के अंदर, और भी बहुत लोग हैं, आपके संगठन मंत्री को बंद कर दिया है। क्या हो रहा है सर ये? देखिए जी, हमारे प्रवक्ता वहाँ बैठे हुए हैं, हुकुम सिंह भाटी जी, और आपकी उन्होंने अपना विषय रख भी दिया है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ जी कि इलाहाबाद के अंदर हमें 60,000 लोगों ने अपना मत दिया, जहाँ ये कहा गया था कि लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घुसने नहीं दे रहे, बोलने नहीं दे रहे। ये हताशा कांग्रेस और इनेलो के लोगों की हताशा है। ये किसानों के माध्यम से अपने उस पर उतरे हुए हैं, और इन लोगों को डेमोक्रेसी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है जी। लोकतंत्र के अंदर आपकी बात अपनी आप रखे, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जो भी अपनी बात रखे, लेकिन कानून के दायरे में, कानून से बाहर आप जाते हैं तो कानून अपना काम करेगा। और आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सहनशीलता है, चाहते तो माननीय मुख्यमंत्री जी पानीपत में भी जिस रैली में हरेंद्र कल्याण जी ने की, उस रैली को भी संबोधित कर सकते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की सहनशीलता, और क्या सत्तारूढ़ दल के किसी को बंधक बनाया? लेकिन सत्यप्रकाश जरावता जी, ये आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आपके जो नेता है ना, वो ऐसी बयानबाजी करते हैं इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों में कभी तो इनको माओवादी कहते हैं, बीच में घुस के, कभी इनको कुछ तालिबानी कहते हैं, कभी इनको कुछ और कहा जाता है, और इसीलिए ऐसे हालत पैदा हुए, ये आरोप लगाया जा रहा है और कुछ नहीं है जी। ये भिड़ाने के लिए कुछ किसानों को आगे कर देंगे, खुद भाग जाएंगे वहाँ से। हम शहर से, चाहे कानून भी कहता है चाहे अपराधी बच जाए, किसी निर्दोष पे नहीं होना चाहिए, तो वहाँ ये तो नहीं कि सारे लोग गलत हैं, कुछ लोग जो कर रहे हैं वो लोग दूसरे की आड़ में कर रहे हैं, और इसलिए दिक्कत हमें भी होती है, लेकिन हमारा पहला लक्ष्य है कि हम किसी भी बेकसूर को, निर्दोष को किसी तरह की हानि ना हो, इसलिए हम सहनशीलता करते हैं। लेकिन ये कब तक आप इसी तरीके से निपटेंगे सर? मुख्यमंत्री भी यही कह रहे थे, हम सुन रहे थे उनको, उनका साफ कहना था, देखिए पहले तो किसानों के ऊपर गोलियां चलती थी, लेकिन हम ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दे रहे हैं। हम लगातार, हमारी कोशिश है कि शांति प्रिय तरीके से आंदोलन चलता रहे, किसी तरह की किसी को दिक्कत ना हो, अपनी बात सब रखने का सबको अधिकार है, इसी तरीके से रखते रहे। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि हद से ज्यादा बात जो वो आगे निकल चुकी है। जरावता जी जी, नहीं ये सच्चाई है, क्योंकि इन्होंने ये सत्ता में रहे तो इन्होंने कांग्रेस मारे, कांग्रेस और इनेलो के लोग जब सत्ता में रहे, इन्होंने किसानों पे कत्लेआम किया, इनको और सत्यप्रकाश जी आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं उम्मीद करूँ सत्यप्रकाश जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप बने रहेंगे हमारे साथ। मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास, इन्होंने हमेशा, हाँ मैं आ रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी करिएगा और पूरा मौका आपको दूंगा मैं सर। सत्यप्रकाश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास एक बार फिर से। बजरंग दास जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास जी, जिस तरीके से सत्यप्रकाश जरावता जी जो कि बीजेपी के एमएलए हैं, जो वो कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम इन लोगों से सख्ती से ना निपटे, हमारी कोशिश है कि अगर प्यार की भाषा से ही ये लोग समझ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसे ही हालात पैदा होते रहे,
स्थिति ऐसे ही तनावपूर्ण होती रही, हालात अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी सर, पुलिस प्रशासन को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लाठीचार्ज एक बार हुआ है, हमने देखा है, एक दो बार जब भी हुआ तो आप आंसू बहाने लगे। अगर फिर से सरकार को या पुलिस प्रशासन को ऐसा कोई फैसला लेना पड़ा, आंसू आप फिर भी बहाएंगे। लेकिन सवाल है कि समस्या का समाधान होगा कैसे फिर सर? बजरंग दास जी, पहली बार को निपटने की बात नहीं कही जी, निपटने की जो बात है, आप देखिए आंदोलन को स्टार्टिंग जब आंदोलन शुरू हुआ, सड़कों में 20-20 फुट की खाई किसने खुदवाई? इन्होंने खुदवाई जी। और किसानों पर लाठी चार्ज करना, देशद्रोही के मुकदमे दर्ज करना, यहाँ तक कि आंसू गैस के गोले दागना, ये किसका काम? अगर सर कोई अपने सर अगर कानून को अपने हाथ में लेने की कोई कोशिश करेगा, पूरी होने दो प्लीज, मेरी बात पूरी होने दो, फिर आप बीच में टोक लेना। चलिए बोलिए। सरकार ने किसानों के ऊपर जाति करने की कोई कसर छोड़ना है क्या? जो किसान देश का अन्नदाता है उसके ऊपर हजारों किसानों के ऊपर इन्होंने देशद्रोही के मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं। तो इससे भी जाति क्या करोगे? 700 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में मर चुके हैं, आपके साथ शहीद हो चुके हैं। आज तक देश के प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी कि जो किसान मर रहे हैं उनको लिए दुख प्रकट करने के लिए झूठे आंसू भी नहीं बहाए। आप क्या बात करते हो? अब उन बात नेताओं की बात करते हो। ये सिर्फ स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आंदोलन खड़े करने में इनका भी एक राजनीतिक लाभ है। ये क्यों खड़ा कर रहे हैं? ये दिखाना चाहते हैं, हरियाणा में जाट नॉन जाट का मुद्दा दिखाना चाहते हैं। ये कहते हैं किसान जो है वो जाट है। ये लोग हरियाणा 3 बार इन्होंने जला दिया, नाम जाटों का ले दिया। और वही लड़ाई क्या है? कहीं जाएंगे हिंदुस्तान का। आप देखो इन्होंने पेट्रोल के डीजल के नाम सुना रेट बढ़ाए, महंगाई दर देखो कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई का कोई जिक्र नहीं है। अनाज शराब महंगाई, सब्जी के रेटों के तो 10 गुने हो गए, किराना सामान महंगा हो गया, डीजल 100 के पार हो गया, इन्हें कोई जिक्र नहीं। ये तो मुद्दों को भड़काने के लिए एक किसान आंदोलन का एक बहाना ले लेते हैं ताकि जनता महंगाई की तरफ से हट जाए। गैस सिलेंडर जो हमारे राज्य में आप देखते थे 350-400 का हुआ करता, आप मुद्दे से भटक रहे हैं बजरंग दास जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं आपको टोकू ना। बताइए, आप अगर मुद्दे से आप भटकेंगे तो सर मेरा फर्ज बनता है, सर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको टोकू सर। आप अगर मुद्दे की बात नहीं करेंगे, देखिए आप महंगाई पे हम फिर चर्चा कर लेंगे सर, बहुत वक्त है हमारे पास, टेंशन मत लो, आपसे चिंता मत करिए। महंगाई पर एक बार फिर से हम चर्चा कर लेंगे, पूरी डिबेट रख लेंगे उस पर आधे घंटे की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मसला ये है कि जो कुछ हो रहा है क्या वो सही है? क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है? क्या इस तरीके से इन किसानों का बार बार हिंसात्मक हो जाना, हिंसक हो जाना, हिंसा को बढ़ावा देना, क्या ये सही है सर? सवाल ये है ना सर, आप इस पर बात ही नहीं कर रहे। हमने हवा दी, आप इस पर बात ही नहीं कर रहे। हवा दे रहे हैं जी। मैं एक बात कहता हूँ, शांति प्रिय आंदोलन जो है उसका हम समर्थन करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उकसाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, जवाब ले लेता हूँ सर। बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के विधायक हमारे साथ हैं, सत्यप्रकाश चरावता जी, जवाब दीजिए। आप भड़काने का काम करते हैं इन लोगों को, ये आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर, आपके नेता भड़काते हैं। मनीष ग्रोवर की ओर से भी कोई बयान दिया गया था, ये इनका ये ऐसा आरोप है और इसी वजह से किसान भड़के। किस वजह से? सत्यप्रकाश जी आवाज आ रही है आपको? सत्यप्रकाश जी आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। हुकुम सिंह भाटी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हुकुम सिंह भाटी जी, आप अपनी बात को पूरी कर सकते हैं और सवाल वही है सर, यही आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आप इनको भड़काते हैं, आप ऐसे बयान देते हैं आपके नेता जिससे ये लोग भड़कते हैं, जिससे इनको गुस्सा आता है और इसी वजह से आपके नेताओं का विरोध हो रहा है, जिसमें मनीष ग्रोवर भी शामिल है, क्योंकि मनीष ग्रोवर की ओर से भी एक ऐसा बयान दिया गया था जिसको लेकर किसान उनसे नाराज हैं, ऐसा कहा जा रहा है, आरोप है ये। हुकुम सिंह भाटी जी, हुकुम सिंह भाटी जी आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? चलिए, लगता है हुकुम सिंह भाटी जी हमारे साथ नहीं है और जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे, उनसे भी हम सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन और चलिए, फिलहाल कुछ रिएक्शंस आए, कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आई हैं और वो सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे बड़े मसले पर कि कौन क्या कह रहा है। आप सुनिए ज़रा।
का ये रूप नहीं है। किसान कभी मंदिर में जाकर के मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को या भाजपा सदस्यों को, भाजपा के प्रत्याशियों को इस तरह से नहीं कर सकते। किसान का रूप नहीं है ये, बिल्कुल इन्होंने अपना रूप छोड़ करके, किसान तो जाकर के खेत में काम करते हैं, इन दिनों में खेती का काम चल रहा है। दीपावली के बाद तो किसान खेतों में होते हैं। अब आज ये जो विरोध कर रहे हैं और मंदिर में हमारे पूर्व मंत्री जी को बंदी बनाया है, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। वो कौन से किसान है, वो किस टाइप के किसान हैं? किसानों के पास तो आज के समय फसल का टाइम है, गेहूं की बिजाई चल रही है, धान की कटाई चल रही है, धान की कटाई का समापन हो चुका है। इसके बाद गेहूं के टाइम तो बिल्कुल किसानों के पास समय नहीं होता। मैं उनको किसान नहीं समझता। वो विरोधी, हमारे विरोधी उनके साथ मिलकर किसानों के बीच में जाकर वो के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या पूर्व मंत्री या पूर्व नेताओं का कैसे अपमान हो, उन्होंने एक अपमान करने की रणनीति तैयार की है। देखिए, पहले तो इनको किसान कहना, हमारे जो असली किसान है उनका अपमान होगा। ये किसान है ही नहीं, ये तो राजनीति की जो पार्टी अपनी कांग्रेस है, अपना जनाधार खो चुकी है। तो इस तरह से वो चाहती है कि अपनी राजनीतिक किसानों को बरगलाकर उनको अपना राजनीतिक अस्तित्व ढूंढ रही है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो आपने सुना किस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है और जिस तरीके से किया जा रहा है, इनको तो किसान किसी भी सूरत में नहीं कहा जा सकता है। किसानों ने बंधक बनाया हुआ है बीजेपी के कई नेताओं को, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से बाहर ना पाएं। 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक इनको बाहर नहीं आने दिया गया है। और फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के सांसद कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी जी जुड़ गए। नायब सिंह सैनी जी, आपके लिए तो कोई नई बात यह है नहीं, हमने तो देखा था कि आपका विरोध हुआ था, और आपका जब विरोध हुआ तो बहुत सारे सवाल भी खड़े किए गए, आपके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे। ये तस्वीरें फिर भी ऐसी सामने आ रही है सर, लेकिन कब तक चलता रहेगा सर? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार की नीति, क्योंकि लोकतंत्र की कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से गला घोटना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने समय में कुछ नहीं किया, और अगर करते तो इस प्रकार की स्थिति शायद ना पैदा होती, परंतु कांग्रेस ने कुछ किया। अगर आज नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने किसान के हित में मजबूत कदम उठाए हैं, तो ये भी इनको गुवारा नहीं है। और इस प्रकार की गुंडागर्दी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आप लोगों ने देखा है कि ऐलनाबाद चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई है, और कांग्रेस ने समर्थन INLD को दे दिया कि बीजेपी को पीछे हटाया जाए, और वहां पर सभी जो ये इनके तथाकथित, अगर मैं कहूँ, किसान संगठन थे, वो पूरा का पूरा वहाँ बैठे रहे, वहाँ अपने कार्यक्रम करते रहे, और भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई भी कार्यकर्ता गांव में जाता था उसको घुसने नहीं दिया जाता था। इस प्रकार की स्थिति है, और उस स्थिति के अंदर भी जो वहाँ परिणाम आए, लोगों ने जो रिजल्ट दिए हैं, 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वहाँ 30% वोट मिलता है, और मात्र 2 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव वहाँ पर लड़ती है तो उसको 40% वोट मिलता है। लेकिन बीजेपी को पीछे नकाब, लेकिन समस्या का समाधान क्या है सर? देश के अंदर उतरा है। नायब सिंह सैनी साहब, आज प्रदेश की आवाम, आज प्रदेश की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि इस समस्या का आखिर समाधान है क्या? विरोध आपका भी हुआ था, जिस बात का मैं जिक्र किया है, मैं सही कह रहा हूं सर? विरोध आपका भी हुआ था, वो तस्वीर हमने देखी है। समस्या का तो समाधान तब हो, सरकार लगातार इसके ऊपर वार्ता के लिए तैयार है। सरकार ने कहा है कि अगर कोई हमसे बात करना चाहे, रात के 12 बजे भी हमारे कृषि मंत्री ने कहा कि हम बात करेंगे, परंतु बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक ही विषय कि काले कानून, अरे बता तो दीजिए इसके अंदर काला क्या है, क्या आपको गलत लग रहा है? ऐसा थोड़ी है कि नरेंद्र मोदी जी किसी का बुरा करेंगे। जो किसानों को 6,000 रुपए महीने, 6,000 रुपए साल का दे रहे हैं, किसान को सुरक्षित कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अरे जो व्यक्ति लगातार किसान की आय बढ़ाने के लिए काम कर रहा हो, तो क्या किसान का गलत थोड़ी सोच सकता है? परंतु इस प्रकार का एजुटेशन, इस प्रकार का एक अपवंडर खड़ा है। नायब सिंह सैनी साहब, मुझे आप ये बता दीजिए, मुझे आप एक बात बताइए सर, चूक कहां हो रही है, ये गलती कहां हो रही है? आपकी सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि भाई देखिए, पूरे देश में सबसे ज्यादा MSP पर कोई खरीद करता है फसलों की, वो हम कर रहे हैं।
बिचौलियों को हमने खत्म किया। आज फसलों का जो दाम है वो सीधे किसानों के खाते में पहुंचता है। बिचौलियों को हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया। मनोहर लाल जी ने आप ये भी दावा करते हैं कि किसानों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। आप ये भी दावा करते हैं कि 2022 तक हम किसानों का आय को दोगुना कर देंगे। उसके बावजूद भी आपकी बात इन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, ये बड़ा सवाल है सर। देखिए कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की विपक्ष की भूमिका निभा रही है जी, वो देश को कमजोर करने वाली है, देश को तोड़ने वाली है जी, वो निंदनीय है। हाँ। क्योंकि विपक्ष की भूमिका इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब 2014 के चुनाव के अंदर विपक्ष का नेता चुना गया था, विपक्ष के पास इतनी सीटें आई थी, 2019 के चुनाव में उसको सहयोग लेना पड़ा। अब मेरे ख्याल से इनको ऐसा लग रहा है कि 2024 का चुनाव आएगा तो विपक्ष भी नहीं। नायब सिंह सैनी साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए, आपको मैं होल्ड करना चाहूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। बड़ी जानकारी यह है कि बताया जा रहा है कि जितने बीजेपी के नेता बंधक बनाए गए थे उन सभी को रिहा कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं, मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। अमित, दीजिए पूरी खबर। अमित, आवाज आ रही है आपको हमारी? सुन पा रहे हैं क्या अमित बताइए, बहुत बड़ी खबर है। चलिए आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है अमित तक, लेकिन हम आपको बता दें इस बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है, 7 घंटे से ज्यादा तक इन सभी को बंद रखा, लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि इन सभी को रिहा कर दिया गया है। और ये देखिए, अब ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक एक करके ये सभी नेता अब बाहर आ रहे हैं। पुलिस किस तरीके से वहां पर मौजूद है, भारी सुरक्षा का पहरा। और देखिए ये तस्वीर अब आपके सामने, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें आपको पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी बीच में नजर आ रहे हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए, हमारे ब्यूरो चीफ। अमित, दीजिए पूरी जानकारी। अमित, आवाज आ रही है क्या आपको हमारी? सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? लगता है अमित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नायब सिंह सैनी साहब, ये तो अच्छी खबर सामने आ रही है, लेकिन 7 घंटे सर बहुत होते हैं। 7 घंटे से ज्यादा तक उनको कैद रखा, बंद रखा, नजरबंद रखा। आप जो कहना चाहें, जो शब्द आप यूज करना चाहें, नायब सिंह सैनी साहब क्या कहेंगे? और गुंडागर्दी इस प्रकार की है कि लोकतंत्र की भी गला दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं किसान के नाम के ऊपर। क्योंकि जो कांग्रेस की हालात हुई है, कांग्रेस सैनी साहब आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको कहीं उठने वाली नहीं है। तो किसानों ने बीजेपी नेताओं को रिहा कर दिया है। सभी बीजेपी नेताओं को रिहा कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच में बातचीत हुई है और बातचीत के जरिए 7 घंटे के बाद इन सभी की रिहाई सुनिश्चित की गई है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ये हर खबर हरियाणा पर, ये सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं 28 नेताओं को बंधक बनाया गया था और इन 28 नेताओं को अब रिहा करने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इन सभी को रिहा कर दिया गया है। किसानों ने बीजेपी नेताओं को छोड़ दिया है। आपको बता दें कि किलोई गांव के एक शिव मंदिर में इन सभी को कैद कर रखा था, लेकिन 7 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये कैद रहे और उसके बाद अब इनकी रिहाई की खबर सामने आ रही है। अमित जुड़ गए हमारे साथ। अमित बताइए क्या स्थिति है? जी, पूर्व राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने जोड़े हाथ जी, विवाद खत्म हो गया है। विरोध करने वाले अपने घरों को लौटे हैं जी। मनीष ग्रोवर ने कहा कि हाथ जोड़कर की है राम राम। कश्मीर में राजनीतिक ग्रामीणों ने का विरोध किया था। 7 घंटे तक मनीष ग्रोवर और भाजपा जी 3 जिलों की पुलिस ने सुरक्षा की कमान संभाली थी। अब ये 7 घंटे के बाद पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने हाथ जोड़े और विवाद खत्म किया है। विरोध करने वाले अपने घर को लौट गए हैं। ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या मनीष ग्रोवर ने किसी किसान नेता से बातचीत की है, उसके बाद ये सहमति बनी है, या इसकी कोई और वजह रही? कैसे ये सब समझौता हो पाया, ये भी बताइए। अमित सुन पा रहे हैं क्या आप हमें?
चलिए, लगता है आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही अमित तक, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। हर खबर हरियाणा पर, ये सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि 8 घंटे से ज्यादा वक्त तक इन सभी नेताओं को कैद में रखा गया, लेकिन अब इनके रिहा होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि किसानों ने इन सभी बीजेपी नेताओं को छोड़ दिया है, इन सभी को रिहा कर दिया है। हालांकि कहा यह जा रहा है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता अमित यहां पर हमें जानकारी दे रहे थे कि मनीष ग्रोवर की ओर से इन किसानों से बातचीत की गई, आंदोलनकारियों से उन्होंने बातचीत की है और उसके बाद ये इन सभी की रिहाई सुनिश्चित हो पाई है। उसके बाद इन सभी को रिहा किया गया। जब मनीष ग्रोवर की ओर से इन किसानों से बातचीत की गई है, पुलिस प्रशासन इसमें मीडिएटर के तौर पर बीच में रहा, क्योंकि पुलिस और प्रशासन की ओर से भी लगातार इन आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश की गई। 7 घंटे तक ऐसा चला, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद फिर मनीष ग्रोवर से बात कराई गई इन आंदोलनकारियों की और बताया जा रहा है कि उसके बाद ये बात बन पाई है, जिसके बाद 8 घंटे से ज्यादा कैद में रहने के बाद इन सभी नेताओं की रिहाई सुनिश्चित हो पाई है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 8 घंटे से ज्यादा समय तक ये सभी जो नेता हैं वो बंधक रहे, लेकिन अभी जानकारी ये मिल रही है कि इन सभी नेताओं को फिलहाल रिहा कर दिया गया है। सभी बीजेपी नेताओं को रिहा कर दिया गया है, सभी बीजेपी नेता रिहा हो गए। कुल 28 बीजेपी के नेता जिनको फिलहाल रिहा किया गया है, जो कैद थे, जिनको आपको बता दें कि किलोई गांव के शिव मंदिर में इन सभी को कैद किया हुआ था, लेकिन अब इनके रिहा होने की खबर सामने आ रही है। इन सभी 28 नेताओं को अब रिहा कर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी तरीके से ये हिंसक आंदोलन चलता रहेगा? क्या इसी तरीके से हिंसात्मक तस्वीरें हम सबके सामने आती रहेंगी? और क्या आंदोलन की आड़ में किसानों के भेष में ये सब होता रहेगा और कब तक होता रहेगा? बड़ा सवाल है। और क्या अब अंतिम फैसला इस पूरे मसले को लेकर क्या लेने का वक्त आ चुका है? यह भी एक बड़ा सवाल है। इस बारे में भी अब सरकार को, प्रशासन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता को भी इससे भारी समस्या का सामना करना पड़ता है, प्रदेशवासियों को भी इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब सरकार, प्रशासन और पुलिस, इन सभी को सोचना होगा कि कब तक इस तरीके से ये हिंसात्मक आंदोलन, कब तक किसानों के भेष में ये लोग इस तरीके से हिंसक होते रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और किस तरीके से और कब इस पर अंकुश लगाया जाएगा। लेकिन ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर शिव मंदिर में इन बीजेपी के नेताओं को बंधक बनाया गया था, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बालकनी है इस मंदिर की, उस बालकनी में ये सभी नेता आपको नजर आ रहे हैं। वहां पर ये खड़े थे और इन किसानों से भी हालांकि उन्होंने कोशिश की, बातचीत की। सिंह अखिल भारतीय किसान सभा का जिला अध्यक्ष। आज विरोध इस बात का है कि जो संयुक्त मोर्चे ने आह्वान कर रखा है, इतने तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेते, एमएसपी का लोकसभा में कानून नहीं बना लेते, इतने जेजेपी और बीजेपी का कोई भी एमएलए, मंत्री, कोई नेता वो गांव में हम प्रवेश नहीं करने देंगे। पता इनको भी है कि थारा बाईकाट कर रखा है लोगों ने, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। कल तो मैं गौशाला का बहाना बना के विजेंद्र जांगड़ा रहा था और यो खरकड़ा था। आज आ रहे सतीश नांदल और मनीष ग्रोवर उपाध्यक्ष है बीजेपी का। जमीन ये बेरा है कि गांव की सहमति तुमने ले नहीं, थारा सोशल बाईकाट है। ये आड़े मंदिरा मेरे गौशाला में घूमे, ये मंडिया में क्यों नहीं जाते? हमारी ये समझ में नहीं आती। बाजरा नहीं बिक रहा, धान नहीं बिक रहे, 4-6 किलोमीटर की लाइन लग गई ट्रेलिया की। गेट पास के नाम के ऊपर लोगों को परेशान करा जा पूरे हरियाणा में। अब देखिए, आपने सुना इनको, ये किसान है, ये अपने आप को किसान कह रहे हैं। अब देखिए, कभी आप कहते हैं कि हम तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि हमें फसलों के एमएसपी नहीं मिल रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि जी मंडियां खत्म हो जाएंगी, हम उसका विरोध कर रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि हमें फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अब आप देखिए, इन जनाब को सुना होगा आपने, इनका यह कहना है कि हम मंडियों में जाते हैं, गेट पास हमें मिलता नहीं है, लंबी लंबी लाइनें वहां पर लगती हैं और हमें बहुत मुश्किल हो रही है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो भाई आप एक बात पर टिकिए, आप पहले ये फाइनल कर लीजिए कि आप विरोध आपको करना है तो किस बात का करना है, किस चीज का आपको विरोध करना है। अगर आपको हर चीज का विरोध करना है, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले महंगाई का विरोध कर रहे थे किसान, इनका यह कहना था कि महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है इसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और यही वजह है कि सत्तारूढ़ दल की ओर से, बीजेपी की ओर से यह आरोप लगाया जाता है कि किसानों के भेष में आखिरकार ये राजनीति करना चाहते हैं, ये राजनीतिक लोग हैं और इनको तमाम विपक्षी दलों का साथ है, उनका समर्थन है और इसीलिए इनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। जब ऐसी भाषा हम सबके सामने आती है, जब ऐसी भाषा बोली जाती है तो
उससे कुछ ना कुछ ऐसा प्रतीत भी होता है कि वाकई में मंशा कुछ और है। लेकिन बड़ी जो जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर जो आपको हम बता रहे हैं वो यही है कि 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक इन सभी जो नेता हैं इनको अब रिहा कर दिया गया है। जो जानकारी अभी हमें मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि इन सभी को रिहा कर दिया गया है। कुल मिलाकर के 28 बीजेपी के नेता थे, जिसमें पूर्व सहकारिता मंत्री और बड़े नेता हैं बीजेपी के मनीष ग्रोवर, रोहतक में तो कहा जाता है कि इनका रुतबा भी है, और उनको भी बंधक बनाया गया जब वो यहाँ पर पहुंचे थे। किलोई गांव का जो शिव मंदिर है वो यहाँ पर पहुंचे थे, और जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर होना था और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही किसानों को इस बात की भनक लगी वो वहाँ पर पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने अपना विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध भी ऐसा जो हिंसक हो गया धीरे धीरे। वहाँ जो टीवी स्क्रीन्स लगी थी उनको तोड़ दिया गया, इन नेताओं की गाड़ियों के टायर की हवा को निकाल दिया गया, शीशों को भी तोड़ने की खबर सामने आई। लेकिन अभी जानकारी ये है कि 8 घंटे से ज्यादा का वक्त तो जरूर लगा, लेकिन इन आंदोलनकारियों को समझा लिया गया प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो बातचीत के जरिए जो मसले को सुलझाने की कोशिश हुई उसमें मनीष ग्रोवर का भी बहुत बड़ा रोल रहा। मनीष ग्रोवर ने भी इन किसानों से कहा है कि मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इस तरीके के बयान, क्योंकि ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं, आपने सुना होगा जो तमाम विपक्षी दल के जो नेता हमारे साथ जुड़े उनका ये आरोप था कि इन नेताओं की ओर से अनर्गल बयानबाजी की जाती है, बार बार इन नेताओं को, इन किसान नेताओं को, किसान आंदोलन में शामिल लोगों को बहुत कुछ कहा जाता है, और इस वजह से भी इनकी जो नाराजगी है समय समय पर इस तरीके से सामने आ जाती है। लेकिन जो बड़ी जानकारी बार बार आपको हम दे रहे हैं वो यही है कि 8 घंटे से ज्यादा का वक्त तो लगा, लेकिन इन सभी नेताओं की रिहाई हो गई। आप सोचिए कि इतने बड़े नेता और 8 घंटे से ज्यादा वो कैद में रहते हैं, मंदिर में उनको कैद कर दिया जाता है, उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाती है, पुलिस लाख कोशिश करती है, प्रशासन की ओर से लाख कोशिश की जाती है, उनको मनाने की कोशिश की जाती है, उनको समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन अंततः अभी ये जानकारी मिल रही है कि इन सभी 28 नेताओं को अब रिहा कर दिया गया है, इनको छोड़ दिया गया है, ये बाहर आ चुके हैं। तो बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको हम बता दें कि किलोई गांव में जो कुछ भी आज हुआ, हालांकि इसे किसी भी सूरत में आप उचित नहीं कह सकते हैं, किसी भी सूरत में इसको आप ठीक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए, आप आंदोलन करिए, लेकिन किसी नेता के कार्यक्रम का विरोध करना, किसी पार्टी के कार्यक्रम का विरोध करना, इसकी इजाजत आपको लोकतंत्र भी नहीं देता है। हर इंसान को, जैसे किसानों को अपनी बात रखने का अधिकार है, जैसे किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, जैसे किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, जैसे किसानों को नारेबाजी करने का अधिकार है, उसी तरीके से दूसरे लोगों को भी, दूसरी पार्टियों को भी इस लोकतंत्र के अंदर अपनी बात को रखने का अधिकार है। अगर किसी पार्टी के नेता कहीं पर जाते हैं तो उनका इस तरीके से विरोध करना कतई उचित नहीं है। विरोध करते करते आप हिंसा पर उतारू हो जाएं, इसको भी आप किसी भी सूरत में उचित नहीं कह सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप तोड़फोड़ करने लगें तो इसको सीधे तौर पर गुंडागर्दी ही कहा जाएगा, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको गुंडा ही बोलेंगे, उनको आप और कुछ नहीं बोल सकते। किसान तो वो कतई नहीं हो सकते, क्योंकि किसान का काम खेत में काम करना है, किसान का काम अपने फसल की बुआई करना है, किसान का काम खेत में पानी लगाना है, किसान का काम हम सबका पेट भरना है। किसान कभी हिंसक नहीं होता है, किसान कभी हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करता है, किसान कभी तोड़फोड़ नहीं करता है, किसान ऐसे कृत्य करता आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन ये कौन लोग हैं? इन लोगों की पहचान जरूर होनी चाहिए कि किसानों के भेष में ये सब क्या हो रहा है। किसानों के भेष में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो कौन लोग हैं? सरकार को, प्रशासन को इन लोगों को चिन्हित करना चाहिए, और चिन्हित कर इन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी इस तरीके से ऐसी कार्रवाई को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि बार बार ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी तमाम बीजेपी के नेताओं का विरोध इसी तरीके से हमें देखने को मिला। लेकिन सवाल यही है कि ऐसे कब तक चलता रहेगा? मुख्यमंत्री तक को विरोध का सामना करना पड़ता है, उप मुख्यमंत्री तक को विरोध का सामना करना पड़ता है, तमाम जो मंत्री हैं उनको विरोध तक का सामना करना पड़ता है, बीजेपी के नेताओं का विरोध होता है, जेजेपी के नेताओं का विरोध होता है। तो भाई क्यों हो रहा है ऐसा, और ये कब तक चलता रहेगा? ये बड़ा सवाल है, इस पर अब सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार हालांकि लाख कोशिश कर रही है, सरकार का ये कहना है कि भाई देखिए, जितना हम कर सकते हैं उससे ज्यादा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो, हम चाहते हैं कि किसानों को एमएसपी मिले, हम चाहते हैं कि किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाए, हम चाहते हैं कि किसानों की फसल का पैसा सीधे उनके अकाउंट में जाए, उनके खाते में जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसान मानने को तैयार नहीं है,
नहीं है। अगर इस तरीके से अपनी हरकतों को वो अंजाम दे रहे हैं तो इसको भी उचित नहीं कहा जाएगा। क्योंकि देखिए बड़ा सवाल तो ये भी है, जो बार बार मैंने पूछा भी, आपने देखा होगा मैं लगातार ये बात पूछ रहा हूँ, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनसे ये पूछा भी है कि भाई ये तीनों कृषि कानून अभी देश के अंदर लागू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन पर स्टे लगाया हुआ है, तो फिर विरोध किस बात का। और हर खबर हरियाणा इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। अंधेरे में होगा उजाले का आगाज, ऐसी हो दिवाली आपकी खास। हर खबर हरियाणा की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिटेगा अंधेरा, होगा उजाला, आइए खुशियों के दीप जलाएं। हर खबर हरियाणा परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर खबर हरियाणा की ओर से आप सभी दर्शकों को राम राम दोस्तों, मैं थारा अपना हरियाणवी कलाकार सुभाष फौजी और हर खबर हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने, सारे भण भाइयों ने दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और यूं ही हंसते खिलखिलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हिंद, जय गौ माता। नमस्कार दोस्तों, राम राम। हर खबर न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को और हर खबर को मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार जी, राम राम, प्रणाम, नमस्ते। हर खबर चैनल के सभी दर्शकों ने भाई दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका हाथ जोड़ कर अपील है कि दीपावली के इन त्योहारों के रंगों को कभी भी फीका मत होने देना। हर खबर के साथ खबर भी देखते रहो और त्योहार भी मनाते रहो। हैप्पी दिवाली। नमस्कार जी, राम राम। मैं आपका अपना तन्नू खरकोदा। आप सभी देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और हर खबर हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी यानी तन्नू खरकोदा की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हरियाणा। राम राम जी, नमस्कार। मैं आपका अपना मोनू त्यागी। हर खबर देखने वाले सारे दर्शकों ने दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। राम राम दोस्तों, मैं आपका देव कुमार देवा, हरियाणवी कलाकार। हर खबर हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को दीपावली की और भैया दूज की प्यारी प्यारी शुभकामनाएं। जय हरियाणा, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों। राम राम जी, मैं आपका अपना हरियाणवी कलाकार सुरेंद्र रोमियो और मेरी ओर से हर खबर हरियाणा के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। राम राम दोस्तों, मैं आपका विनुगौड़। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हर खबर एक सोच जो जोड़ती है आपको राष्ट्रीयता से, एक नजरिया जो दिखाता है क्या ढूंढते हैं आप खबरों में। सवाल भी देश के लिए, जवाब भी देश के लिए। सत्ता और राजनीति के खेल में कौन है प्लस, कौन रहा माइनस। जुड़िए हमारे साथ प्रतिदिन रात्रि 9 बजे। देखिए प्लस माइनस हर रोज रात 9 बजे, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। खबरें जो जोड़ती हैं आपको देश दुनिया से। खबरें जो आपकी आवाज पर टकराती है शासन प्रशासन से। खबरों के तेवर, रफ्तार और सच को लेकर आ रहे हैं आपके बीच। हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। गांव की गलियों से सत्ता के गलियारे तक आपकी आवाज बनेगी हमारी मुहिम। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। क्या है अखबार में खबरों के मायने, क्यों बनी ये सुर्खियां? करेंगे मंथन, होगी पड़ताल, हम लेंगे खबरों की खबर। देखिए आज का अखबार हर सुबह 8 बजे, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। एक्शन जैसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट। हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस तो डालो।
Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। खबरें जो सवाल भी हैं और जवाब भी, खबरें जो आज भी हैं और कल भी, सुलगते सवालों से बदलते खबरों के मायने, खबरों की नजर और नजरिए को पहचानना, उसे आप तक लाने की जिम्मेदारी, भरोसा जो जोड़ता है खबरों को एक चेहरे से। नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोलंकी और अब आपकी आवाज नहीं होगी अनसुनी। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। क्या है अखबार में खबरों के मायने, क्यों बनी ये सुर्खियां, करेंगे मंथन, होगी पड़ताल, हम लेंगे खबरों की खबर। देखिए आज का अखबार हर सुबह 8 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन है। पापा कोई भी एमसीबी लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक एमसीबी और आरसीसीबी जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक एमसीबी, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है, साधना ग्रुप। अपनी उड़ान और पहचान को आगे बढ़ाते हुए इस ग्रुप ने एक और नाम हर खबर हरियाणा को अपने परिवार में शामिल कर लिया है, जो अपने नाम और कॉन्सेप्ट की वजह से खबरों की दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। 25 अक्टूबर 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस चैनल को लॉन्च कर इसके मिशन और विजन को शुभकामनाएं। इस नए चैनल के शुभारंभ पर हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा के लिए ये चैनल चलेगा, हमारी अपेक्षाएं भी हैं कि हरियाणा की जनता को जितना ज्यादा इन यानी हमारी सरकार की उपलब्धियां हो या चाहे हमारे खिलाफ भी कोई बात हो, हम